डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर लेवल्स एंड एरियाज़ का थर्ड पार्ट। अभी हम मैनेजमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग एंगल से, विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में प्रबंध की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से हमारी गतिशीलता और हमारे कार्य, हमारा कार्य क्षेत्र, इन सभी को वो किस प्रकार से समझते भी हैं और उसमें प्रबंध की क्या भूमिका है। इन ही दृष्टिकोणों में अलग अलग कोण से हम ये पता लगा रहे हैं कि जब हम मैनेजमेंट को वास्तव में जब एग्जीक्यूट करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखकर आगे की कार्य प्रणाली को क्रियान्वित करना है। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट एक सार्वभौमिक एक कंसेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज़ को किस प्रकार से जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है। बिल्कुल सही बात है कि यूनिवर्सल एक्टिविटी छोटे से लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक प्रबंध मौजूद है हर जगह। चाहे वो एक सूक्ष्म इकाई हो, चाहे एक वृहद इकाई हो, चाहे वो वृहद इकाइयों का समूह हो, प्रबंध हर जगह है। हम देखते हैं हमारे घर पर, ऑफिस में, कहीं और किसी संस्थान में, किसी व्यापारिक संस्थान में, किसी छोटी सी दुकान पर, किसी बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में, ये जो प्रबंध है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता ही है। इसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है। अब जो मैनेजमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो भी यूनिवर्सल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का एक जो साइकिल है वो साइकिल अनवरत रूप से चलता रहता है। और इस अनवरत रूप में चलने से जो फीडबैक मिलता है, जब हमने पिछले चैप्टर में वो एक डायग्राम से समझा था कि वो जो फीडबैक मिलता है उसी फीडबैक के हिसाब से हम अपने जो स्रोत है या जो रिसोर्स है उनको एलोकेट करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनकी पूर्ति भी हो जाए और वो बिगड़े भी नहीं। अब जो मैनेजर्स हैं जो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको सारा काम करना है, चाहे वो स्वयं करें चाहे वो कराएं। मैरी पार्कर फोलिएट, कार्लाइल और इन सब के व्यूज़ को अगर हम जांचें परखें तो मैनेजर्स को ये सभी कार्य कराना होता है। अब उनके सामने एक और चैलेंज है कि जो स्रोत हैं, जो रिसोर्सेज हैं, चारों जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन, इन सभी रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, कम से कम यूज़ करना है और अधिक से अधिक उसमें उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है। प्रबंध के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अब उसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कौन सा मैनेजर टेलर को मान रहा है और कौन सा फेयल को मान रहा है। हालांकि इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल बाद में जब हम इनको पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का अंतर आता है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो मैनेजर है वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है और वो खुद किस जो विचारधारा है उसकी, वो टेलर से प्रभावित है या फिर वो फेयोल से प्रभावित है, किस प्रकार से वो प्रबंध के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर चलता है। स्किल्स जो होंगी, क्योंकि हमने हेनरी मिन्सबर्ग को भी पढ़ लिया है अब, तो जो मैनेजर रोल्स हैं उन रोल्स को पूरा करने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होंगी वो भी सेम सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि रोल वो ही उनको प्ले करना है, चाहे मैनेजर चाहे छोटी इकाई का हो चाहे बड़ी इकाई का हो, मैनेजर को लगभग समान उसका स्पान बदलेगा। बस एक मैनेजर छोटी इकाई को कंट्रोल करेगा या फिर एक मैनेजर बड़ी इकाई को कंट्रोल करेगा, तो हो सकता है कि कुछ कुछ डिफरेंस आए, लेकिन उनको सिमिलर सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। अब जब तक मैनेजर उस स्किल को या उस नॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं करेगा तब तक वो बड़ा पजल रहेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा व्यापारिक संस्थान है, जो यहाँ हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो
अनवरत रूप से चलने वाली है और उसकी परपेचुअल लाइफ है जो कभी ख़त्म नहीं हो, अनवरत रूप से चलती रहेगी। तो यदि वो अपनी स्किल और नॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं करता है तो वो अपने लिए ही चैलेंजेस बना लेगा। लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि जैसे भी एक्सपीरियंस आए, नॉलेज आए, स्किल आए, वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। यहाँ पर अगर एक एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इशिकावा डायग्राम्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये दो चीज़ें ऐसी है जो नॉलेज ट्रांसफ़र करने पर एम्फेसाइज करती हैं, उन पे वो कहती हैं कि इन ये जो चीज़ें हैं वो ये कहती हैं कि नॉलेज ट्रांसफ़र होनी चाहिए। नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे मोड हो सकते हैं, इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ही लिख रखा है, लेकिन कई बार जो वर्कर्स हैं वो अपने मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को देखकर भी सीखते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अगेंस्ट में लोग क्या कहते हैं। उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, उन उद्देश्यों के अलग अलग होने से ही अलग अलग जो संस्था है वो अलग अलग रूप में कार्य करती हैं। अब अलग अलग रूप में कार्य जब किया जाएगा तो उनकी जो अप्रोचेज होंगी वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। अब अप्रोचेज डिफरेंट होने का आशय ये हो सकता है कि वो जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, और यदि ऐसा है और अलग अलग चीज़ें हैं तो उनका एनवायरनमेंट भी अलग अलग होगा, उनका साइज़, टेक्नोलॉजी, ये सब भी अलग होंगे, और हो सकता है कि जहाँ पर वो ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पर कल्चर अलग हो। कई बार पूछा जाता है कि जो लेवाइस जीन्स है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अरब कंट्रीज़ में किस तरह से बेचा जाएगा। तो ये चीज़ कल्चर से रिलेटेड है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो सेक्टर, साइज, टेक्नोलॉजी, कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उनके अनुसार वो लोचशील हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन उसके उद्देश्य किस प्रकार से उस तक पहुँचे हैं, यहाँ पर उद्देश्यों को लेकर